मैं बात करने वाली हूँ कि फिजिक्स सब्जेक्ट से बच्चे इतना डरते क्यों हैं। फिजिक्स का बच्चों के मन में इतना फोबिया क्यों है। बच्चे ना तो इतना बायो से डरते हैं, ना ही बच्चे केमिस्ट्री से इतना डरते हैं, ना ही मैथमेटिक्स से। जैसे फिजिक्स की बात की जाती है, बच्चों के मन में एक फिजिक्स को लेके डर क्यों है। उन्हें ये क्यों लगता है कि फिजिक्स उनसे नहीं हो पाएगी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके क्या कारण हैं, बच्चों को फिजिक्स क्यों इतनी टफ लगती है, फिजिक्स का उनके मन में क्यों फोबिया बना हुआ है, और इसके क्या स्ट्रेटजीज को वो बच्चे फॉलो करें कि उनके मन से ये जो डर है वो निकल जाए और उनको फिजिक्स एक इजी सब्जेक्ट लगना शुरू हो जाए। तो इस वीडियो को आप 15 से 20 मिनट निकाल के देखना। आपको आपकी प्रॉब्लम भी मिलेगी कि क्या प्रॉब्लम है, और आपको उसका सल्यूशन भी 101% मिलने वाला है। तो इसको आप ध्यान से सुनो और एंड तक देखना। आपकी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे से आपको आपकी प्रॉब्लम जो है मिलेगी और आपको उसका सल्यूशन भी मिलने वाला है, और आपकी लर्निंग जो है वो बहुत ज़्यादा एनहांस होगी। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो मेरे मन में एक क्वेश्चन अराइज होता है। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड से मेरे साथ कनेक्टेड हैं, तो मैं जब उनको फिजिक्स टीच करती हूँ तो मैं उनसे यही पूछती हूँ कि क्या फिजिक्स आपको इजी लगती है कि टफ लगती है। तो जब तक मैंने उनके साथ ये स्ट्रेटेजीज को शेयर नहीं किया था, उनको मैंने नहीं टेक्निक्स बताई थी कि कैसे फिजिक्स को पढ़ना है, तब तक मुझे 80% जो स्टूडेंट्स थे उनका रिस्पॉन्स आता था कि यस, फिजिक्स बहुत टफ सब्जेक्ट है, हमें नहीं समझ आती। कुछ फ्यू स्टूडेंट्स कह लो, 20% अगर मैं कहूँ स्टूडेंट ऐसे थे जिनको फिजिक्स इजी लगती थी। तो ये इतना क्यों डिफरेंस है, क्यों फिजिक्स को बच्चे इतना टफ मान रहे हैं, जबकि फिजिक्स बहुत इजी सब्जेक्ट है। अगर हम इसे एक प्रॉपर टेक्निक्स के साथ अगर हम कहें, इसको हम लर्न करें, अंडरस्टैंड करें, तो ये कुछ हम स्ट्रेटेजीज को फॉलो करेंगे जिसकी हेल्प के साथ आपको फिजिक्स जो है इजी लगनी शुरू हो जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाई फिजिक्स सीम्स टफ। क्या कारण है जिनकी वजह से आपको फिजिक्स टफ लग रही है। तो फर्स्ट एक कारण में मुझे जो लगता है वो है कि जो स्टूडेंट्स 10th स्टैंडर्ड में पंजाबी या हिंदी उनके पास जो मीडियम था वो पंजाबी या हिंदी था, तो उनको नेचुरल सी बात है, अब एकदम से +1 में उन्होंने मेडिकल या नॉन मेडिकल लिया है तो वो इंग्लिश मीडियम में हो गया। तो उनको समस्या जो है आएगी, क्या प्रॉब्लम आएगी उनको, क्योंकि उनको जो एकदम से पंजाबी या हिंदी मीडियम से वो इंग्लिश मीडियम में गए हैं, तो उनको वो समझने में दिक्कत आएगी कि ये टर्म्स क्या हैं, इनकी क्या, पंजाबी में हमने क्या पढ़ा था, अब ये कैसे हो चुकी हैं। तो ये थोड़ी बहुत ही उनको समस्या आएगी। सेकंड कॉज मुझे लगता है कि बहुत से बच्चे जो है वो मैथमेटिकल पार्ट पे फोकस करते हैं। बच्चों को यही नहीं पता कि ये पेपर फिजिक्स का है, उनको ये लगता है कि ये मैथ्स ही है, फिजिक्स इज इक्वल टू मैथ्स। उन्होंने मैथ्स ही बना रखा है फिजिक्स को, पर फिजिक्स मैथ्स नहीं है। हम मैथ्स की हेल्प लेके फिजिक्स की डेरिवेशंस कर रहे हैं, पर इसको आप मैथमेटिकल सब्जेक्ट मत लेके चलो। ये कॉन्सेप्ट है जो उनको लगता है कि फिजिक्स बहुत टफ है। और मुझे ये लगता है कि बच्चे जो हैं जिनके पास पंजाबी या हिंदी मीडियम था 10th स्टैंडर्ड में, वो क्या करते हैं, और भी जो, चलो जिनके पास इंग्लिश मीडियम भी था वो भी बच्चे बीच में ही अगर हम इंक्लूड करें, तो उनको ये लगता है कि ये मैथमेटिकल, पहले उनको, कुछ बच्चों को लगता है कि मैथ्स का पेपर है, कुछ बच्चों को लगता है कि ये लैंग्वेज का पेपर है। तो अगेन मैं बता दूं, ये लैंग्वेज का पेपर नहीं है। इसमें ग्रामेटिकल पार्ट के ऊपर आप फोकस मत करो, ठीक है। कुछ बच्चे क्या है, ग्रामेटिकल पार्ट के ऊपर फोकस करते हैं, तो ये उनको समस्या आएगी ही आएगी। नेक्स्ट मुझे लगता है कि जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, जो उनकी क्लास के टॉपर स्टूडेंट्स हैं उनकी बातों पे भरोसा बहुत करते हैं। उनको अगर टॉपर ने कह दिया भी भाई ये बहुत टफ डेरिवेशन है, तो जो एवरेज बच्चा है या बिलो एवरेज है उसको तो वो
हाथ लगाने के बिना ही बोल देगा कि हाँ ये बहुत टफ है, अगर हमारी क्लास के टॉपर्स को नहीं पता चला तो हमें क्या पता चलेगा, तो वो एफर्ट्स ही नहीं लगाते बच्चे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आती है आप जो टॉपर्स की बातों को सुनते हो। और मुझे ये लगता है कि बच्चे जो है अपना वे ऑफ लर्निंग नहीं अपनाते, वो दूसरों के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं कि वो कैसे पढ़ रहा है या पढ़ रही है। जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, अपने वही अगेन टॉपर्स को फॉलो करना शुरू करते हैं। वो ये नहीं देखते कि उनको कैसे अच्छे से लर्न होगा, अपना वे ऑफ लर्निंग वो है नहीं डेवलप कर पाते। लैक ऑफ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशंस, बच्चों को प्रैक्टिकल्स के साथ कनेक्टिविटी कम है। बच्चे जो है प्रैक्टिकली चीज़ों को नहीं समझ रहे। प्रैक्टिकल्स जो है बहुत कम, अगर आपके जहाँ भी आप इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो वहाँ पे प्रैक्टिकल, अगर प्रैक्टिकल्स के ऊपर हम कहें कम फोकस है तो बच्चों को नहीं पता चलेगा, एक कनेक्टिविटी नहीं आती कॉन्सेप्ट के साथ। सेवेंथ पॉइंट मुझे लगता है कि बच्चे जो है ये नहीं समझते, ये नहीं देखते कि ये जो मैं फिजिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ रहा हूँ वो कहाँ पे अप्लाई करना है मुझे डेली लाइफ में। अगर आप ये बात समझ लो कि ये फिजिक्स का सब्जेक्ट जो है इसमें जो भी बातें लिखी हैं ये सभी साइंटिफिक बातें हमारी फिजिक्स की जो फिजिकल लाइफ है हमारी उसके साथ कनेक्टेड हैं, तो आपको फिजिक्स अच्छी भी लगेगी, आपका इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा और आपको समझ भी आएगी। आप किसी भी यूट्यूब चैनल की हेल्प ले सकते हो, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हो वहां पे देखो, कोई भी टॉपिक है उसको आप डेली लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश करो, वहां पे जो ऑपरेटर्स है अवेलेबल हैं, या आप यूट्यूब पे सर्च करो कि इसको डेली लाइफ पे हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये टॉपिक जैसे मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ा है तो इसे मैं कैसे अपनी लाइफ के साथ कैसे कनेक्ट करूं, तो ये चीजें आपको देखनी है। क्रैमिंग इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स, बहुत बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते नहीं हैं, अंडरस्टैंड नहीं करते, वो क्या करते हैं सिर्फ क्रैमिंग करनी शुरू कर देते हैं। क्रैमिंग करोगे तो आपकी जो रिटेंटिव रिटेंटिव पावर है कम हो जाएगी। कोई भी टॉपिक अगर आपने रट्टा लगा लिया तो आपको वो कुछ समय के बाद भूलना ही भूलना है। ज्यादा से ज्यादा आपको एक दिन याद रह जाएगा, 2 दिन याद रह जाएगा, पर एट द एंड आपको वो जो क्रैम की हुई चीजें हैं खत्म होनी ही है आपके दिमाग से। तो क्रैमिंग मत करो, क्रैमिंग जो है वो सबसे बड़ा मेजर कॉज है कि फिजिक्स आपको टफ लग रही है। ये जरूरी नहीं फिजिक्स ही, और भी ऐसे सारे सब्जेक्ट्स हैं, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप क्रैमिंग करोगे तो वो आपके जो लर्निंग प्रोसेस को डैमेज करेगा। आप जो है प्रोसीजर नहीं फॉलो कर रहे, आप एक लर्निंग का अगर प्रोसीजर जो है अगर आप नहीं फॉलो कर रहे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। लर्निंग का एक प्रोसीजर होता है कि आप पहले सारी नॉलेज इकट्ठी करो। ठीक है, आपने कोई बुक पढ़ी, आपने किसी गूगल से आपने सर्च करके कुछ टॉपिक के बारे में नॉलेज इकट्ठी करी है, फिर उस नॉलेज को अंडरस्टैंड करो। अंडरस्टैंड करो कि इसमें ये कहना क्या चाह रहे हैं। अंडरस्टैंड करने के लिए आप अपनी खुद की जो आपकी मदर टंग है उसमें आप उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। जैसे ही आपकी नॉलेज अंडरस्टैंडिंग में तब्दील हो जाएगी तो आपको 50% आपने टारगेट अचीव कर लिया। फिर आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप है एप्लीकेशन। जब तक आप जो आपने टॉपिक पढ़ा है उसकी नॉलेज के बाद उसको समझ भी लिया, जब तक आपने उसको अप्लाई नहीं किया तब तक आपको वो टॉपिक जो है 100% समझ में नहीं आया। जब आपने उस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के बाद अपनी लाइफ के साथ कनेक्ट करना शुरू कर दिया तो आपको उस टॉपिक के बारे में 100% नॉलेज भी हो गई, अंडरस्टैंडिंग भी हो गई। अब आपके वो दिमाग से नहीं निकलेगा, आपकी रिटेंशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। स्ट्रेटेजी टू फॉलो फॉर बेटर आउटकम्स, अब आपको क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी है, कुछ तो मैंने पीछे डिस्कस कर दी। अब हम वन बाय वन एक एक प्रॉब्लम को लेंगे और उसको कैसे हमने उसका सोल्यूशन ढूंढना है। हम अगर जो भी प्रॉब्लम है आपकी, आप इसमें से आइडेंटिफाई करो। वैसे आपको सभी सुननी चाहिए क्योंकि आपकी किसी ना किसी पॉइंट में आपकी कोई प्रॉब्लम जो है
वो मिल जाएगी आपको कि हाँ ये प्रॉब्लम मेरी इनडायरेक्टली बेस से मुझे मिल गई है और इसका ये सोल्यूशन होने वाला है। तो आपको सभी प्रॉब्लम्स को एक बार सुनना है थॉरोली। तो आपकी लर्निंग, मैं 100% कह रही हूँ कि जो लर्निंग है वो बहुत ज़्यादा एनहांस होने वाली है। अगर आपकी परसेंटेज कम होती है तो आप अगर इसको सुनोगे, ये स्ट्रेटेजीज को फॉलो करोगे, तो आपकी लर्निंग के साथ साथ आपकी परसेंटेज भी इंक्रीज करेगी। आपको जो पढ़ा हुआ है फिजिक्स के कॉन्सेप्ट है वो नहीं भूलेंगे। तो स्ट्रेटेजीज आइए जाने क्या स्ट्रेटेजीज हैं। तो पहले मैं लिख रही हूँ यहाँ पे वन बाय वन एक एक प्रॉब्लम और उसका क्या सोल्यूशन है, हम विद एग्जाम्पल करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट प्रॉब्लम मैंने लिखी है कि जो स्टूडेंट्स ने 10th क्लास जो है पंजाबी या हिंदी मीडियम में की है तो उनको प्रॉब्लम आएगी। नेचुरल सी बात है, प्रॉब्लम तो आनी ही है, क्योंकि आप पहले कैसे पढ़े हो, पंजाबी में या हिंदी में टर्म्स कुछ हैं, इंग्लिश में हम उन टर्म्स को क्या बोल रहे हैं। एकदम से आप 10th स्टैंडर्ड पंजाबी में करके आए हो या हिंदी में करके आए हो, अब वो इंग्लिश में हो गया सारा कुछ। और एक तो इंग्लिश में हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा कि बुक्स बहुत बड़ी बड़ी हैं। ठीक है, आपके पास अगर नॉन मेडिकल है तो 3 सब्जेक्ट्स आ गए, मैथ्स आ गया, फिजिक्स आ गई, केमिस्ट्री आ गई, और तीनों की बुक्स बहुत बड़ी हैं। और फिर भी आप मैथ्स भी कर लोगे कि चलो मैथ्स में तो आपने जो है मैथमेटिकल पार्ट करना, फॉर्मूला लगाना आप कर लेते हो। केमिस्ट्री भी आप बच्चों को समझ आती है, बायो भी मेडिकल में आ जाती है समझ, क्योंकि उसमें डायग्राम बना लेते हो तो हो जाएगा। फिजिक्स में बच्चों को ज़्यादा समस्या आती है। जो पंजाबी हिंदी मीडियम में 10th पास करके आए हैं उनको फिजिक्स की टर्म्स नहीं पता चलती। तो सोल्यूशन क्या हो सकता है? तो स्टार्टिंग में आप क्या करो, कोई भी एक साइंटिफिक जो है डिक्शनरी ले लो। आपको साइंटिफिक डिक्शनरी अगर मार्केट से मिलती है तो वहां से ले लो, नहीं तो आप ऑनलाइन भी आप इसे बाय भी कर सकते हो और आप ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हो। कोई भी आपको नहीं पता चल रहा, कोई वोकैबलरी में कोई वर्ड नहीं समझ आ रहा, आप साइंटिफिक डिक्शनरी में उसे चेक कर सकते हो। साइंटिफिक जो वोकैबलरी है किसी भी सर्च इंजन में, मैं अभी बता चुकी हूँ आपको, आप साइंटिफिक वोकैबलरी को सर्च इंजन में आप देख सकते हो कि इसका क्या मतलब हो सकता है। अगर आपको स्टार्टिंग में ये आपने करना है, पर आप थ्रू आउट द ईयर आप कहो कि आप ऐसे वन वन वर्ड्स के आप मीनिंग्स ढूंढते जाओ तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा आपके लिए। आपको डोंट स्टार्ट फाइंडिंग वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन इन हिंदी पंजाबी, तो इस पे फोकस करो मेन। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसमें ये क्या है कि आपको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करनी, आपको पूरे सेंटेंस की जो आपने लिखा है उसकी हिंदी या पंजाबी नहीं ढूंढनी है। जैसे मैं एग्जांपल ले रही हूँ, यहाँ पे मैंने एक्सेलरेशन लिख दिया इंग्लिश में, ये +1 का टॉपिक है, एक्सेलरेशन लिखा मैंने। अब मुझे नहीं पता, बच्चों को चलो जो +1 में आते हैं उनको नहीं पता कि एक्सेलरेशन क्या है। अब वो क्या करेंगे, अच्छा मैंने ये सॉल्यूशंस जो बता दिए, वो क्या करेंगे कि इसका जो है मीनिंग ढूंढना शुरू करेंगे कि एक्सेलरेशन भाई क्या होती है। तो मैंने साथ में नीचे थर्ड पॉइंट में ये भी लिखा है कि आप वर्ड टू वर्ड जो है ट्रांसलेशन नहीं करोगे। आप अगर एक्सेलरेशन की पंजाबी या हिंदी ढूंढते हो तो उसकी पंजाबी में बोल दूं प्रवेग है, प्रवेग आपको क्या पता है प्रवेग क्या है? प्रवेग भी बच्चों को नहीं पता कि क्या है। ठीक है, तो पंजाबी या हिंदी में हमने उसका मीनिंग ढूंढा तो मुझे क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ। तो आपने क्या है, जो भी टर्म दी है उसकी आपने पंजाबी या हिंदी नहीं ढूंढनी, आप क्या करो डेफिनेशन समझो। आपने क्या समझनी है, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन समझनी है कि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है। और अगर उस डेफिनेशन को समझते टाइम उसमें आपको कोई वर्ड नहीं समझ आ रहा तो उसकी पंजाबी या हिंदी आप ढूंढ सकते हो। ठीक, जैसे मैं कहूँ यहाँ पे एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो मुझे यहाँ पे रेट का पता हो, रेट का मतलब क्या है, रेट का मतलब है यहाँ पे टाइम। तो मुझे ये पता हो कि रेट वर्ड कहीं पे लिखा है फिजिक्स में तो उसका मतलब है टाइम के साथ किसी चीज का, किसी वेरिएबल का चेंज होना।
अब वेलोसिटी वर्ड आ गया, तो वेलोसिटी की भी आप पंजाबी या हिंदी मत ढूंढो, वेलोसिटी की डेफिनेशन देख लो। वेलोसिटी की डेफिनेशन देख लेंगे, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, चलो हम कहें तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट तो हमें पता है क्या है ये, तो हमें पता चल गया एक्सेलरेशन क्या है। तो ऐसे आप करें किसी भी टॉपिक को क्लियर, ना कि आप वर्ड टू वर्ड आप ट्रांसलेशन करने बैठ जाओ, तो ये आपको एक लैंग्वेज का पेपर लगने लगेगा, ना कि आपको फिजिक्स का पेपर लगेगा। तो आपको ऑटोमेटिकली आप एक पेपर में अगर लैंग्वेज के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हो, वर्ड टू वर्ड आप मीनिंग ले रहे हो, तो वो एक टिपिकल इंग्लिश का पेपर बन जाएगा। नेक्स्ट मैंने लिया है यहाँ पे पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड, +2 का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड भी। अगेन आप ये मत देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को इंग्लिश में तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहा है, अब इसकी हिंदी या पंजाबी क्या है, आप इसकी डेफिनेशन पढ़ो। डेफिनेशन पढ़ते टाइम अगर आपको कोई वर्ड नहीं समझ आता तो आप उसकी पंजाबी या हिंदी ढूंढो। नेक्स्ट है स्टॉप क्रैमिंग द डेफिनेशंस। आप जो है डेफिनेशंस को क्रैम मत करो, ठीक। आप क्या करो, कोई भी आप टॉपिक अगर, चलो सपोज आपने यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल ली है इलेक्ट्रिक फील्ड की, +2 का टॉपिक है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेफिनेशन है उसको क्या करना है, अपनी लैंग्वेज में जिसमें आप कन्वीनियंट हो उस लैंग्वेज में उस डेफिनेशन को समझो। पहले तो आपने नॉलेज इकट्ठर की, फिर आपने उसको अंडरस्टैंड किया इन योर कन्वीनियंट लैंग्वेज, जिसमें भी आप कन्वीनियंट हो उस लैंग्वेज में आप उसको समझो, ना कि आप क्रैम करो। जब आपने क्रैम कर ली वर्ड टू वर्ड तो क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिखी है, द स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ड्यू टू सोर्स चार्ज। अब अगर मैंने इस इन बातों को समझा ही नहीं, मैंने क्या कर लिया, इसे क्रैम कर लिया, तो क्या होगा, एक दिन बाद, 2 दिन बाद, या आप जब पेपर में बैठोगे तो आप क्या करोगे, स्पेस को यहाँ पे लिख दोगे, चार्ज को यहाँ पे लिख दोगे, एक्सपीरियंस यहाँ पे लिख दिया, फोर्स आपने यहाँ पे लिख दिया, तो क्या बन जाएगा, द चार्ज अराउंड अ स्पेस इन विच टेस्ट चार्ज अ फोर्स एक्सपीरियंस सोर्स चार्ज। तो क्या बना, ये क्या है, डेफिनेशन है। तो ऐसे अगर क्रैमिंग करोगे तो क्या होगा, आप वर्ड्स जो आपने लिखे हैं वो आगे पीछे कर दोगे, तो उसका जो है आप ये कहो कि डेफिनेशन की तो धज्जियां उड़ा दी आपने। आपको वो डेफिनेशन जो टीचर है वो भी सोचेगा कि अब मैं इसको क्या नंबर दूं, ठीक है। अब आपने वर्ड्स तो सारे लिखे हैं पर आगे पीछे कर दिए, कोई उसकी फॉर्म ही नहीं बन रही, तो टीचर भी क्या करेगा वहां पे, ठीक है। तो ऐसे टीचर को और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन महसूस होगी, आप वो उसको साफ पता चलेगा कि आपने क्रैमिंग की है। तो आप क्रैमिंग मत करो। मैं आपको वे बताऊं, आपका वे क्या होना चाहिए, मैंने स्टार्टिंग में कहा है अभी कि आप क्या करो, डेफिनेशन को समझो, ठीक। डेफिनेशन को कैसे समझना है, आपने अपनी लैंग्वेज में समझना है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है कि ये एक स्पेस है किसी चार्ज के अराउंड, जिसमें अगर कोई और चार्ज रखा तो वो उस पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। ऐसे लिखी है डेफिनेशन, अगर मुझे समझ आ गई तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ कि स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच दिस चार्ज क्रिएट्स अ फोर्स, ठीक। मतलब मैंने अपनी लैंग्वेज में इसे, इस डेफिनेशन को क्या कर दिया, थोड़ा सा मोल्ड कर दिया। मैंने ये लिख दिया कि एक चार्ज के अराउंड की स्पेस है जिसमें इस चार्ज ने क्या लगाई है, फोर्स लगाई है। तो ये जो गिवन डेफिनेशन है इसमें क्या लिखा है, इसमें ये लिखा है कि ये एक स्पेस है चार्ज के अराउंड जिसमें अगर कोई और चार्ज रखा तो वो क्या है, फोर्स उसके ऊपर लगेगी। तो आप वर्ड्स को घुमा के भी लिख सकते हो, बात तो वही लिखी ना। मैंने ये कह दिया कि ये एक चार्ज के अराउंड की स्पेस है जिसमें ये क्या लगा रहा है, वो चार्ज क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। मैंने ये नहीं लिखा टेस्ट चार्ज, तो क्या हो गया, पर मेरी बात तो समझ में आई ना। तो आप क्रैमिंग करते हो तो आपकी बात ही नहीं समझ आएगी, आप वर्ड्स को आगे पीछे लिखोगे तो वो सेंस ही खत्म हो जाएगी डेफिनेशन की, तो आप टीचर को भी दिक्कत में डाल देते हो। नेक्स्ट है फोकस ऑन प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशंस। आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में ही
वही मैंने बोला है, जब तक आप डेली लाइफ के साथ कनेक्ट नहीं करते हो, टॉपिक्स को अप्लाई नहीं करते हो, प्रैक्टिकल्स नहीं करके देखते हो, तो आपको फिजिक्स टफ लगने वाली है। जैसे यहाँ पे मैंने इस डायग्राम की अगर मैं बात करूं, ये क्या है? ये आयरन फिलिंग्स हैं। ठीक है, आपको अगर इसके मैजिक के बारे में नहीं पता, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये जो बनाई हुई हैं। अगर आप ये प्रैक्टिकल किया है, आपको वो आपकी रिटेंशन ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि आपने अपनी मोर सेंसेस, ये एक है स्टेटमेंट है, जितनी ज्यादा सेंसेस आप अपनी इन्वॉल्व करोगे लर्निंग में, सेंसेस इन द सेंस कि आप बोल के पढ़ रहे हो, एक सेंस हो गई, आप लिख लिख के प्रैक्टिस कर रहे हो, दूसरी सेंस हो गई, तीसरी सेंस आप देख रहे हो। अच्छा चलो, ऐसे नहीं समझ आता, अगर मैं कहूं कि आपने कोई मूवी देखी है और वो मूवी आप बार बार नहीं देख रहे, आपको एक एक सीन याद होगा उसका, क्यों? इसका कारण यही है, उसमें हमारी बहुत सेंसेस जो है इन्वॉल्व हो जाती हैं। हम जब तक विजुलाइज, जब हम किसी चीज को विजुलाइज कर लेते हैं, तो वो उसकी रिटेंशन उतनी ही ज्यादा होती है। जितनी आप सेंसेस ज्यादा इन्वॉल्व करोगे, आपकी लर्निंग उतनी ही ज्यादा रिटेंटिव होगी। रिटेंशन ऑफ लर्निंग जो है वो क्या है, इंक्रीज करेगी। तो उसमें एक, हमने किसके ऊपर फोकस करना है? प्रैक्टिकल्स के ऊपर फोकस करना है। अगर आप प्रैक्टिकली देख लोगे चीजों को, तो आपको वो नेचुरली जो है ज्यादा याद रहेंगी। उनको डेली लाइफ में अप्लाई करो, ताकि आपको जो है फिजिक्स करने में कुछ इंटरेस्ट क्रिएट हो। अदरवाइज आपको फिजिक्स में क्या इंटरेस्ट होगा, अगर आपको ये नहीं पता कि इसको हम यूज कैसे करें डेली लाइफ में। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का तभी हम कहें कि हमें इंजॉय हम तभी करते हैं किसी सब्जेक्ट को, जब हमें पता है कि इस सब्जेक्ट को मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ अपनी लाइफ में। जब तक हमें ये नहीं पता, तो हमें वो सब्जेक्ट बोरिंग लगेगा, हमें लगेगा कि ये तो हम वेस्टेज ऑफ टाइम कर रहे हैं। हमने ऑप्ट तो कर ली फिजिक्स, पर हमारे लिए ये बहुत मुश्किल है। तो ये आप करना शुरू करो। नेक्स्ट है, डोंट फोकस ऑन अनदर स्टूडेंट्स वे ऑफ लर्निंग। आप दूसरे बच्चों को फॉलो मत करो। जो आपकी क्लास के टॉपर स्टूडेंट्स हैं, या कोई भी, आप ABCD जो भी स्टूडेंट है, आप अगर किसी को कॉपी कर रहे हो, तो आपका जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, पहले तो ये आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका कम हो जाएगा। उससे आपको लगेगा कि मैं तो कुछ नहीं कर सकती या कर सकता। ये जो फिजिक्स सब्जेक्ट है, या ये जो टॉपिक अगर मेरी क्लास के टॉपर को नहीं समझ में आया, तो मुझे कौन सा समझ आने वाला है। तो ये जो आपके दिमाग ने आपको कमांड दे दी, तो वो चाहे टॉपिक बहुत इजी है, तो आपको वो समझ नहीं आने वाला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप क्या है, दूसरे बच्चों के वे ऑफ लर्निंग को ऑप्ट मत करो। अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज करोगे, जिसके कारण आपकी लर्निंग बहुत कम होने वाली है। ये जरूरी नहीं फिजिक्स सब्जेक्ट में ही ऐसा है, ये सभी सब्जेक्ट्स में ऐसा होने वाला है। आप दूसरों को फोकस मत करो कि वो कैसे पढ़ता है। किसी को कोई भी आप सब्जेक्ट ले लो, किसी को वो कह लो आप लिख के समझ आता है, किसी को वो आप सुन के समझ आता है ज्यादा, किसी को कैसे समझ आता है। तो आप अपना वे ढूंढो, आपको कैसे समझ में आएगा। इसके साथ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस एनहांस होगा, और नेचुरल सी बात है, लर्निंग भी एनहांस होने वाली है। तो लर्निंग एनहांस करने के लिए मेन आपको अपनी सेंसेस इन्वॉल्व करनी है, जो मैं बार बार कह रही हूँ, प्रैक्टिकल्स करने हैं। आपको क्या करना है, मल्टीटास्किंग चीजें नहीं करनी। एक समय में आप क्या करो, एक आप एक ही टॉपिक को उठाओ। ये नहीं कि आप साथ साथ में कुछ और ले रहे हो, कुछ आप दिमाग में आपके कुछ और चल रहा है। ये सारी चीजें आप बंद करके जिस टॉपिक को कर रहे हो उसी पे कंसंट्रेट करो, और उसी को ही समझने की कोशिश करो, ना कि साथ साथ अगर आप फोन भी देख रहे हो, बीच में से आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है। तो ये सारी चीजें किसी भी सब्जेक्ट को टफ बनाने वाली हैं। ये जरूरी नहीं कि अकेला फिजिक्स ही ऐसा है। तो आप प्रैक्टिकल्स करने हैं, आपने अगर कोई टॉपिक समझ लिया है, तो अपने फ्रेंड्स को समझाओ। समझाने से आपकी लर्निंग बहुत ज्यादा इन्हांस हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, डोंट फोकस टू मच ऑन मैथमेटिकल पार्ट।
ये मैंने स्टार्टिंग में भी बोल दिया कि कुछ बच्चों को तो लगता है कि ये लैंग्वेज का पेपर है, कुछ बच्चों को लगता है कि ये मैथ्स का पेपर है। उनको यही नहीं क्लियर कि ये फिजिक्स का पेपर है, वो इसको भी मैथ्स का ही पेपर समझते हैं। वो मैथ्स ए बी तो नहीं बना के बैठे हैं, मुझे तो यही लगता है जब पेपर चेक करती हूँ। तो फिजिक्स जो है ये मैथ्स नहीं है, आपको ये बात को समझना है। तो आप क्या करते हो, आप डेफिनेशंस तो लिखते नहीं हो। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली है आपके पास कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो आपको अगर ये नहीं पता न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है क्या, आपको ये नहीं पता कि मोमेंटम कैसे, हम मोमेंटम की बात करेंगे कैसे, यहाँ पे जैसे मैंने एक जो डायग्राम है इसमें क्या है, एक क्रिकेटर जो है बॉल को हिट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें कैसे न्यूटन सेकंड लॉ की जो है इन्वॉल्वमेंट है स्पीड के साथ, कैसे मोमेंटम रिलेट करनी है, कैसे फोर्स बढ़ेगी टाइम कम होगा, ये सारी चीजें कैसे इंटर लिंक्ड हैं, अगर हमें ये नहीं पता। और मैंने क्या लिख दिया, न्यूटन सेकेंड लॉ पूछा है मुझसे, मैंने लिख दिया एफ इज इक्वल टू एम ए। तो व्हाट इज दिस, एफ इज इक्वल टू एम ए क्या है। तो मुझे ये बताना तो पड़ेगा ना कि फोर्स है किसी ऑब्जेक्ट या किसी पार्टिकल पे लगी है, उसका मास m है, उसकी एक्सल, जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं और उस बॉडी का मास m था और उसमें क्या एक्सेलरेशन आई है, वो कैसे प्रवेगित हुआ है। तो ये सारी बातें मुझे लिखनी है, ना कि मुझे सिर्फ न्यूटन सेकंड लॉ, अगर मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली है सिंपल सी, तो न्यूटन सेकंड लॉ पूछा गया और मैंने नीचे लिख दिया एफ इज इक्वल टू एम ए और मेरी बात खत्म। ये मैंने लिख दी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन। तो अगेन आप टीचर को भी प्रॉब्लम में डाल देते हो कि अब आपको नंबर दें, क्या करें। ठीक है, तो फिर क्या है, आपको एक आध नंबर देना भी पड़ता है कि चलो बच्चे को ये तो पता है एफ इज इक्वल टू एम ए। पर अगर मैं कहूँ, मुझे भी ऐसे लगने लगता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे को ये नहीं पता कि ये मैथ्स है कि ये फिजिक्स है। बच्चे क्या करते हैं, मैथमेटिकल पार्ट जो है उसके ऊपर फोकस बहुत ज़्यादा किया होता है, सभी मैथमेटिकल स्टेप्स किए हैं डेरिवेशन के, और जो बताना चाहते हैं हम वो लिखा ही नहीं। आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के स्टेप्स जो हैं +2 की फिजिक्स में, उनको कुछ हद तक आप स्किप भी कर दोगे तो चलेगा। पर अगर आपने, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है एट एनी पॉइंट ड्यू टू, आप कहो एक्सियल लाइन है, इक्वेटोरियल लाइन है, नो डाउट उसकी आपको डेरिवेशन करनी है, पर उसमें से कुछ स्टेप्स आप स्किप भी कर सकते हो, पर उसके पीछे की फिजिक्स को आपको लिखना है। तो ये चीजें आप करो। Don't focus too much on grammatical portion of any concept। तो क्या है, कुछ बच्चे फिर अगेन, जैसे कुछ बच्चों ने पीछे मैंने बताया है कि ये समझ लिया है कि फिजिक्स क्या है, मैथ्स का पेपर है, और कुछ बच्चों ने ये समझ लिया है फिजिक्स क्या है, लैंग्वेज का पेपर है, ये एक इंग्लिश का पेपर है। तो वो ग्रामेटिकल पोर्शन के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम लिख दी है, स्टूडेंट फोकस मोर टू मेक राइट सेंटेंसेस रेदर टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द कॉन्सेप्ट। बच्चे कॉन्सेप्ट तो भूल गए, बच्चे ये देख रहे हैं कि मैंने सेंटेंस ठीक लिखा है, वो वैसे अपनी लैंग्वेज में देखेंगे कि ये हिंदी में ऐसे है या पंजाबी में ऐसे है, अब मैं वर्ड टू वर्ड इसका सेंटेंस बनाने जा रही हूँ। तो ये बातें छोड़ के अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लिया और अगर आपने ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक कर भी दी, तो उसके आपके नंबर नहीं डिडक्ट होने वाले, वो आपको नंबर मिल जाएंगे। क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप जो है उसको बेटर अपनी लैंग्वेज में अगर लिख दो, अपनी लैंग्वेज में समझ के, लिखना तो इंग्लिश में ही है, पर अगर आपने अपनी लैंग्वेज में समझ लिया, इजी वे में आप लिख सकते हो। जैसे कोई टफ वर्ड है तो आप जैसे एक्सपीरियंसेस लिख दिया, तो उसकी जगह पे आप क्या कर दोगे, क्रिएट भी लिख सकते हो, क्रिएट या फोर्स, एक्सपीरियंसेस या फोर्स, ऐसे मतलब आप वर्ड इजी यूज कर सकते हो वोकेबलरी का, ना कि आपको इसे ग्रामेटिकली आइडेंटिफाई करना है कि ये मैंने ठीक लिखी है लाइन या नहीं। फिजिक्स इज नॉट अ लैंग्वेज पेपर, अगेन मैं यही कह रही हूँ। एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे मैंने ली है, अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड की ही अगर मैं सपोज यहाँ पे एग्जाम्पल ले रही हूँ, ये +2 का टॉपिक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ स्पेस अराउंड अ चार्ज। हम कहते हैं किसी चार्ज के अराउंड की स्पेस है, इज अ स्पेस अराउंड अ चार्ज। तो इज की जगह पे अगर मैंने वॉज भी लिख दिया तो चलेगा, हैज भी लिख दिया तो चलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वॉज अ स्पेस अराउंड अ चार्ज, तो क्या हो गया अगर वॉज लिख दिया, वर लिख दिया, एम, जो मर्जी लिखो आप, वोकेबलरी
पे कंसंट्रेट करो, ना कि आप ग्रामेटिकल पार्ट पे कंसंट्रेट करो कि मैंने ग्रामेटिकली सेंटेंस ठीक बनाया है। ये चीजें आप छोड़ दो, इसके नंबर आपके नहीं जाने वाले। ठीक है। नेक्स्ट, आप इस वीडियो को जो है अच्छे से देखो, तो आपको अपनी जो है प्रॉब्लम्स जो है, आई एम श्योर आपको अपनी प्रॉब्लम जो है इसमें से मिली होंगी और आपको इसका सल्यूशन भी मिला होगा। आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। प्लीज वॉच, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फिजिक्स हब। इस पे आपको और भी बहुत सी इंफॉर्मेटिव जो है वीडियोस मिलने वाली हैं। आपको जो प्रैक्टिकल्स डेमोन्स्ट्रेशंस की अगर कमी महसूस होती है, तो बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर मैंने प्रैक्टिकल्स लाइव करके दिखाए हुए हैं, आप वो देख सकते हो। आपको फिजिक्स जो है बहुत इजी लगने वाली है अगर आप इन स्ट्रेटेजीज को जो है फॉलो कर लोगे। थैंक यू।